नमस्कार। आप सुन रहे हैं गजानन माधव मुक्तिबोध की कहानी अंधेरे में। एक रात को 12 बजे ट्रेन से एक युवक उतरा। स्टेशन पर लोग एक कतार में खड़े थे और ज्यादा नहीं थे, इसलिए ट्रेन से नीचे आने में उसको ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। स्टेशन पर बिजली की रोशनी थी, परंतु वह रात के अंधियारे को चीर न सकती थी, और इसलिए मानो रात अपने सघन रेशमी अंधियारे से तंबूनुमा घर हो गई थी, जिसमें बिजली के दिए जलते हों। उतरते ही युवक को प्लेटफॉर्म की परिचित गंध ने, जिसमें गरम धुआं और ठंडी हवा के झोंके, गरम चाय की बास और पोर्टरों के काले लोहे में बंद मोटे कांचों से सुरक्षित पीली ज्वालाओं के कंदीले पर से आती हुई अजीब उग्रबास इत्यादि सारी परिचित ध्वनियां और गंध थे उसकी संज्ञा से भेंट की। युवक के हृदय में जैसे एक दरवाजा खुल गया था, एक ध्वनि के साथ, और मानो वो ध्वनि कह रही थी, आ गया, अपना आ गया। युवक झटपट उतरा। उसके पास कुछ भी सामान नहीं था। कोयले के कणों से भरे हुए लंबे बालों में हाथों से कंघी करता हुआ वह चला। 5 साल पहले वह यही रहता था। इन 5 सालों की अवधि में दुनिया में काफी परिवर्तन हो गया, परंतु उस स्टेशन पर परिवर्तन आना पसंद नहीं करता था। युवक ने अपने पूर्व प्रिय नगर की खुशी में एक कप चाय पीना स्वीकार किया और वहीं स्टॉल पर खड़ा होकर कपबशी की आवाज सुनता हुआ इधर उधर देखने लगा। सब पुराना वातावरण था, परंतु इस नगर के मोहल्ले में 20 साल बिता चुकने वाला ये 25 साल का युवक पुराना नहीं रह गया था। उसकी आत्मा एक नए महीन चश्मे से स्टेशन को देख रही थी। टिकट देकर स्टेशन पर आगे बढ़ा तो देखता है कि तांगे निर्जल अलसाए बादलों की भांति निष्प्रभ और स्फूर्तिहीन ऊँघते हुए चले जा रहे हैं। युवक ने इसी से पहचान लिया कि ये विशेषता इस नगर की अपनी चीज है। दुकानें सब बंद हो चुकी थी। जिनके पास नीचे सड़क पर आदमी सिलसिलेवार सो रहे थे, उनके साथी और उन्हीं के समान सभ्य पशुओं में से निर्वासित श्वान जाति दुबकी इधर उधर पड़ी हुई थी। युवक ने पैर बढ़ाने शुरू कर दिए। उखड़ी हुई डामर की काली सड़क पर बिजली की धुंधली रोशनी बिखर रही थी। एक और दुकानें, फिर सराय, फिर अफीम गोदाम, फिर एक टुटपुंजिया म्यूनिसिपल पार्क, फिर एक छोटा चौराहा जहां डनलप टॉयर के विज्ञापन वाली दुकान और उसके सामने लाल पंप, फिर उसके बाद कॉलेज। और इस तरह इस छोटे शहर की बौनी इमारतें और नकली आधुनिकता इसी सड़क के किनारे किनारे एक ओर चली गई थी। दूसरी ओर रेल का हिस्सा, जहां शंटिंग का सिलसिला इस समय कुछ एक घंटों के लिए चुप था। युवक को रात का ये वातावरण अत्यंत प्रिय मालूम हुआ। गर्मी के दिन थे, फिर भी हवा बहुत ठंडी चल रही थी। सड़क के खुले हिस्से में जहां रेल के तार जा रहे थे, नीम और पीपल के वृक्ष के पत्ते झिरमिर झिरमिर कर सघन आम के बड़े बड़े दरख्त दूर से ही दिख रहे थे। उसी मैदान पर एक और एक नवीन मोहल्ला, शहर के अमीरों, व्यापारियों, अफसरों का उपनिवेश सिकुड़ा हुआ था। सब दूर शांति थी। रात का गाढ़ा मौन था। युवक के रोजमर्रा के कर्म प्रधान जीवन में रोज रात का एक सोने का समय था और सुबह के 8:30 के अनंतर जागने का समय था। वैदिक शिमनिशियों के उष सुक्त से लगाकर तो अत्याधुनिक छायावादियों के बीती विभावरी जागरी, अंबर पंघट उषा नागरी का दर्शन इस युवक ने इस गए 5 सालों में बहुत कम किया है। अपने उस कर्मठिल क्षेत्र को पीछे छोड़कर, जैसे मनुष्य अपनी अरुचिकर यादों से बचना चाहता हो, ये युवक इस रात में पा रहा था कि वातावरण में पठार मैदान से उठकर आने वाली हवा की उत्फुल्ल और मीठी ताजगी के साथ ही साथ मानो मनुष्यों की सोई हुई चुपचाप आत्माएं अपनी गाढ़ नीरवता में अधिक मधुर होकर वन की सुगंध और वृक्ष के मरमर में मिल गई हैं। रेल की पटरियों के पार रेलवे यार्ड में ही वहां के मध्यम वर्गीय नौकरों के क्वार्टर्स बने हुए थे। बाहर ही, जो उसका आंगन कहा जा सकता है, 2 खाटें समानांतर बिछी हुई थी, जिनके बीच में एक छोटा सा टेबल रखा हुआ था। उस पर एक आधुनिक लैंप अपनी अध्ययन समर्पित रोशनी डाल रहा था। एक खाट पर एक पुरुष कोई पुस्तक पढ़ रहा था और दूसरी पर घोर निद्रा थी। लैंप की धुंधली रोशनी में घर के सामने वाले बाजू पर एक काला सा अधखुला दरवाजा और बांस की चिमटियों से बनाए गए बंद बरामदे के लेटे से चतुष्कोण साफ दिख रहे थे।
उस घर की पंक्ति में ही कई क्वार्टर्स और दिख रहे थे। उसी तरह पंक्तिबद्ध खाटें बराबर यथास्थान लगी हुई चली गई थी। युवक के मन में एक प्यार उमड़ आया। ये घर उसे अत्यंत आत्मीय जैसे लगे, मानो वे उसके अभिन्न अंग हों। यही बात उसकी समझ में नहीं आई। इस अजीब आनंदमय भावना ने उसके मन के संतुलित तराजू को झटके देने शुरू कर दिए। वह भावनाओं से अब इतना अभ्यस्त नहीं रह गया था कि उनका आदर्शीकरण कर सके। रोज का कठिन, शुष्क जीवन उसे एक विशेष तरह का आत्मविश्वास सा देता था, परंतु आज वह बैठने वाला जीव न था। रास्ते पर पैर चल रहे थे, मन कहीं घूम रहा था। दूसरे उसे अत्यंत आत्मीय एकांत, जहां उसकी सहज प्रवृत्तियों का खुला बालिश खिलवाड़ हो, बहुत दिनों से नहीं मिला था। उसने सोचना शुरू किया कि आखिर क्यों ये अजीब जल के निर्मलिन सहस्त्र स्रोतों सी भावना उसके मन में आ गई। उसको जहां जाना था वहां का रास्ता उसे मिल नहीं सकता था। एक तो ये कि 5 साल के बाद शहर की गलियों को वो भूल चुका था। दूसरे जिस स्थान पर उसे जाना था वह किसी खास ढंग से उसे अरुचिकर मालूम हो रहा था, इसलिए लक्ष्य स्थान की बात ही उसके दिमाग से गायब हो गई थी। पैर चल रहे थे या उसके पैर के नीचे से रास्ता खिसक रहा था, यह कहना संभव नहीं, परंतु ये जरूर है कि कुछ कुत्ते चिर जागृत रक्षक की भांति खड़े हुए भूख रहे थे। उसके मन में किसी अजान स्रोत से एक घर का नक्शा आया। उसका भी बरामदा इसी तरह बांस की चिमटियों से बना हुआ था। वहां भी वासंती रातों में नीम के झिरिर-मिरिर के नीचे खाटें पड़ी रहती थी। युवक को एक धुंधली सूरत याद आती है। उसकी बहन की ओर आते ही फौरन चली जाती है। बस चित्र इतना ही। ये मत समझिए कि उसके माता पिता मर गए। उसके भाई है, माता पिता है, वे सब वही रहते हैं जिस शहर में वह रहता है। युवक हंस पड़ा। उसे समझ में आ गया कि क्यों उन क्वार्टरों को देखकर एक आत्मीयता उमड़ आई। मजदूर चालों में जहां वह नित्य जाता है, या उसके अमीर दोस्तों के स्वच्छ सुंदर मकानों में जहां से वह चंदा इकट्ठा करता, चाय पीता, वाद विवाद करता और मन ही मन अपने महत्व को अनुभव करता है, वहां से तो कोई आत्मीयता की फसफसाहट नहीं हुई। हमारा युवक अपने पर ही हंसने लगा। एक सूक्ष्म, मीठा और कटु हास्य। दूर एक दुकान पर 60 नंबर का खास बेल्जियम का बिजली का लट्टू जल रहा था। सड़क पर ही कुर्सियां पड़ी थी, बीच में टेबल था। एक आराम कुर्सी पर लाल भैरोगढ़ी तहमत बांधे हुए तांगे वाले साहब बैठे हुए बिस्कुट खा रहे थे। दूसरी कुर्सी पर एक निहायत गंदा, पीछे से फटी हुई चड्ढी पहने, उघाड़े बदन लड़का कभी बिस्कुटों के चूरे खाने की तरफ या भाप उठाते हुए टेबल पर रखे चाय के कप की तरफ देखता हुआ बैठा था। दूसरी कुर्सी पर दूसरे मुसलमान सज्जन रोटी और मांस की कोई पतली वस्तु खा रहे थे और बहुत प्रसन्न मालूम हो रहे थे। जो होटल का मालिक था वो एक पैर पर अधिक दबाव डाले उसको खूंटा किए खड़ा था, सिगरेट पी रहा था और कुछ खास बुद्धिमानी की बातें करता था, जिसको सुनकर रोटी और मांस की पतली वस्तु को दोनों हाथों का उपयोग कर खाने वाले मुसलमान सज्जन अल्लाहो अकबर, अल्लाह रहम करे इत्यादि भावनाप्लुत उद्गारों से उसका समर्थन करते जाते थे। सिगरेट का कश वो इतनी जोर से खींचता था कि उसका ज्वलंत भाग बिजली की भयानक रोशनी में भी चमक रहा था। उसका हाथ आराम से जंघा क्षेत्र में भ्रमण कर रहा था। दुकान के अंदर से पानी को झाड़ू से फेंकने की क्रिया में झाड़ू की कर्कश दांत, पीस-तीसी आवाज और पानी के ढकेले जाने के बालिश ध्वनि आ रही थी। साथ ही उसके छोटे छोटे कंकड़ों की भांति लगातार बाहर उन्नत वक्र रेखा मार्ग से चले आ रहे थे। बिजली का लट्टू दरवाजे के ऊपर लगे हुए कवर के बहुत नीचे लटक रहा था, जिस पर लगातार गिरने वाले छींटे सूख कर धब्बे बन रहे थे। इतने में पुलिस के एक गश्तवान सिपाही लाल पगड़ी पहने और खाकी पोशाक में आकर बैठ गए। वे भी मुसलमान ही थे। उनकी दाढ़ी पर 6 बाल थे और ओठों पर तो थे ही नहीं। 40 साल की उम्र हो चुकी थी पर बालों ने उन पर कृपा नहीं की थी। नाक उनकी बुद्धि से व्यापक थी, काले डोरे की गुंडी की भांति चमक रही थी। आंख में एक चुपचाप दयनीयता झांक उठती। वह कोई मुसीबतजदा प्राणी था, शायद उसे सूजाग था,
या उसकी घरवाली दूसरे के साथ फरार हो गई थी, या वह किसी अभागी बदसूरत वेश्या का शरीर जात था। उसे न जाने कौन सी पीड़ा थी जो 4 आदमियों में प्रकट नहीं की जा सकती थी। वह पीड़ा थीड़ा तो दूसरों के आनंद और निर्बाध हास्य को देखकर चुपचाप निबिड़ आंखों में चमक उठती थी। वह इस समय भी चमक रही थी। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके सामने क्रमानुसार चाय आ गई और वह फुरफुर करते हुए पीने लगा। तांगे वाले महाशय का तांगा वही दुकान के सामने सड़क के दूसरे किनारे खड़ा था। घोड़ा अपने मालिक की भांति बड़ा चढ़ैल और गुस्सैल था। एक ओर तो वह बिजली की रोशनी में चमकने वाली हरी घास को बादशाह की भांति खा रहा था, तो दूसरी ओर आध घंटे में एक बार अपनी टांग तांगे में मार देता था। उसके घास खाने की आवाज लगातार आ रही थी और उसका भव्य सफेद गंभीर चेहरा होटल को अपेक्षा की दृष्टि से देख रहा था। तांगे वाले महाशय ने चाय पीनी शुरू की। तगड़ा मुंह था, बेलौस सीधी नाक थी और उजला रंग था। ठाठदार मोतिया साफा अब भी बंधा हुआ था। बोलोचाल निहायत शुस्ता और सलीके से भरी थी। चेहरा पर मार्दव था, जो कि किसी अक्खड़ बहादुर सिपाही में ही सकता है। आज दिन में उन्होंने काफी कमाई की थी, इसीलिए रात में जगने का उत्साह बहुत अधिक मालूम हो रहा था। दुकान के अंदर झाड़ू की कर्कश आवाज और पानी की खलखल ध्वनि बंद हो गई। छोटी छोटी बूंदें टपकाने वाली मैली झाड़ू लिए एक 15 साल का लड़का एक घुटने पर से फटे पाजामे को कमर पर इकट्ठा किए खड़ा था कि मालिक का अब आगे क्या हुक्म होता है। परंतु बाहर मजलिस जमी थी। लाल साफे वाला सिपाही बड़ी रुचि के साथ उसे सुन रहा था। चाहता था कि वह भी कुछ कहे। इतने में इन लोगों को दूर से एक छाया आती हुई दिखाई दी। सब लोगों ने सोचा कि इस बात पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, पर धीरे धीरे आने वाली उस छाया का सिर्फ पैंट ही दिखाई दिया और कुछ थकी सी चाल। युवक चुपचाप उन्हीं की ओर आया और हल्की सी आवाज में बोला, चाय है? उत्तर में हाथ पाकर और बैठने के लिए एक अच्छी आरामदेह कुर्सी पाकर वो खुश मालूम हुआ। लोगों ने जब देखा कि चेहरे से कोई खास आकर्षक या असाधारण आदमी मालूम नहीं होता, तब आश्वस्त हो सांस लेकर बातें करने लगे। लाल पगड़ी वाला दयनीय प्राणी कुछ बोलना चाहता था। इतने में उसके 2 साथी दूर से दिखाई दिए। उन्हें देखकर वो अत्यंत अनिच्छा से वहां से उठने लगा। उसने सोचा था कि शायद है कोई बैठने को कहें, परंतु लोगों को मालूम भी नहीं हुआ कि कोई आया था और जा रहा है। माधव महाराज के जमाने में तांगे वालों को ये आफत नहीं थी। मौलवी साहब, मैंने बहुत जमाना देखा है। कई सुपरडेंट आए, चले गए, कोतवाल आए, निकल गए, पर अब पुलिस वाला तांगे में मुफ्त बैठेगा भी और नंबर भी नोट करेगा। तांगे वाले ने कहा। होटल वाला, जो अब तक मौलवी साहब से कुछ खास बुद्धिमानी की बात कर रहा था, उसने अब जोर से बोलना शुरू किया। धोती की तहमत बांधे, बहुत दुबला, नाटे कद का एक अधेड़ हंसमुख आदमी था। वह बहुत बातूनी और बहुत खुशमिजाज आदमी और अश्लील बातों से घृणा करने वाला, एक खास ढंग से संस्कारशील और मेहनती मालूम होता था। उसने कहा, मौलवी साहब, दुनिया यूं ही चलती रहेगी। मैंने कई कारोबार किए, देखा सब में मक्कारी है, और कारोबारी की निगाह में मक्कारी का नाम दुनियादारी है। पुलिस वाले भी मक्कार है, तांगे वाले कम मक्कार नहीं है। वह जैनुल आबेदीन मिर्जावाड़ी में रहने वाला। सुना है आपने किस्सा? मौलवी साहब ठाका मारकर हंस पड़े। या अल्लाह कहते हुए दाढ़ी पर 2 बार हाथ फेरा और अपनी उकताहट को छिपाते हुए मौलवी साहब को एक कप चाय और बिस्कुट मुफ्त या उधार लेना था। आंखों में मनोरंजन विस्मय कुड़कर होटल वाले की बात सुनने लगे। होटल वाले ने अपने जीवन का रहस्योद्घाटन करने से डरकर बात को बदलते हुए कहा, मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। दुनिया में बदमाशी है, बदतमीजी है, पर करना क्या? गालियों से तो काम नहीं चलता। क्यों रहीम बख्श? तांगे वाले की ओर संकेत कर। तांगे वाले बहुत गालियां देते हैं। दूसरे, सड़क पर से गुजरती हुई औरतों को देख, चाहे वे मारवाड़िनियां ही हों, ढिल्लमढाल पेट वाली, बस इन्हें फौरन लैला याद आ जाती है। ये देखकर मेरी रूह कांपती है। मौलवी साहब, मेरा दिल एक सच्चे सैयद का दिल है।
एक दफा क्या हुआ कि हजरत अली अपने महल में बैठे हुए थे और राजकाज देख रहे थे कि इतने में दरबान ने कहा कि कुछ मिस्त्री सौदागर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अब उनमें का एक सौदागर आलिम था। मौलवी सिर्फ उसके चेहरे को देख रहे थे, जिस पर अनेक भावनाएं उमड़ रही थी, जिससे उसका चिपका काला चेहरा और भी विकृत मालूम होता था। दूसरे वह ये अनुभव कर रहे थे कि यह अपना ज्ञान बघार रहा है और ज्ञान का अधिकार तो उन्हें है। तीसरे, उन्होंने ये योग्य समय जानकर कहा, भाई एक कप चाय और बुलवा दो। चाय का नाम सुनकर कुर्सी पर बैठे हुए युवक ने कहा, एक कप यहाँ भी। पीछे से फटी चड्ढी पहने हुए गंदा लड़का ऊँघ रहा था। वो ऊँघता हुआ ही चाय लाने लगा। तांगे वाला रहीम बख्श बातों को गौर से सुन रहा था। वह जानना चाहता था कि इस कहानी का तांगे वालों से क्या संबंध है। होटल वाले ने कहना शुरू किया, उनमें का एक सौदागर आलिम था। उसने हजरत अली का नाम सुन रखा था कि गरीबों के ये सबसे बड़े हिमायती हैं, शानो शौकत बिल्कुल पसंद नहीं करते। और अब देखता क्या है कि महल की दीवारें संगमरमर से बनी हुई हैं, जिसमें ख्वाब कोह के हीरे दरवाजों के मेहराबों पर जड़े हुए हैं और चबूतरा काले चिकने संगमूसे का बना हुआ है। हरेहरे बाग हैं और फव्वारे छूट रहे हैं। वह मन ही मन मुस्कराया। गर्मी पड़ रही थी और रूमाल से बंधे हुए सिर से पसीना छूट रहा था। हजरत अली के सामने जब माल की कीमत नक्की हो चुकी तो सौदागर उनकी मेहरबान सूरत से खिंचकर बोला, बादशाह सलामत। सुना था कि हजरत अली गरीबों के गुलाम हैं, पर मैंने कुछ और ही देखा है। हो सकता है गलत देखा हो। सौदागर अपना गट्ठा बांधते बांधते कह रहे थे। हजरत अली की आंख से एक बिलजी सी निकली। सौदागर ने देखा नहीं, उसकी पीठ उधर थी। वो अपने माल का गट्ठा बांध रहा था। हजरत अली ने कहा, ज्यादा बातें मैं आपसे नहीं कहना चाहता। आप मुझे इस वक्त महल में देखते हैं, पर हमेशा यहाँ नहीं रहता। बाजार में अनाज के बोरे उठाते हुए मुझे किसी ने नहीं देखा है। हजरत अली की आंखें किसी खास बेचैनी से चमक रही थी। वे रेशम का लंबा शाही लबादा पहने हुए थे। उन्होंने उसके बंद खोले। सौदागर ने आश्चर्य से देखा कि हजरत अली मोटे बोरे के कपड़े अंदर से पहने हुए हैं। सौदागर ने सिर नीचा कर लिया। सैयद होटल वाले की आंखों में आंसू आ गए। मौलवी साहब ने सिर नीचा कर लिया, मानो उन्हें सो जूते पड़ गए हों। चाय की गर्मी सब खत्म हो गई। तांगे वाले को इसमें खास मजा नहीं आया। युवक अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ ध्यान से सुन रहा था। होटल वाले ने कहा, असली मजहब इसे कहते हैं। मेरे पास मुस्लिम लीगी आते हैं, चंदा मांगते हैं। मुस्लिम कौम निहायत गरीब है। मुझसे पाकिस्तान नहीं मांगते, मुझसे पाकिस्तान की बातें भी नहीं करते। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पर मेरा विश्वास है, लेकिन मैं जरूर दे देता हूँ। कौमी जंग अखबार देखा है आपने? उसकी पॉलिसी मुझे पसंद है। लाल बावटे वालों का है, मैं उन्हें भी चंद देता हूँ। मेरा ममेरा भाई बिरला मिल्क में है, खाता कमेटी का सेक्रेटरी है। वह मुझसे चंदा ले जाता है। युवक अब वहां बैठना नहीं चाहता था, फिर भी सैयद साहब की बातों को पूरा सुन लेने की इच्छा थी। मालूम होता था आज वे मजे में आ रहे हैं। रात काफी आगे बढ़ चुकी थी। होटल के सामने म्यूनिसिपल बगीचे के बड़े बड़े दरख्त रात की गहराई में ऊँघ से रहे थे, जिनके पीछे आधा चांद मुस्लिम नववधू के भाल पर लटकते हुए अलंकार के समान लग रहा था। नवयुवक जब और चलने लगा तो मालूम हुआ कि उसके पीछे भी कोई चल रहा है। उन दोनों के पैरों की आवाज गूंज रही थी, परंतु चांद की तरफ, जिसकी काली पृष्ठभूमि भी कुछ आरुण्य लिए थी, मानो किसी मुग्ध रुचिर चेहरे पर खिली हुई लाल मिठास हो, जो घने दरख्तों के पीछे से उठ रहा था। वह युवक मुंह उठाए देखता जा रहा था। विशाल, गहरा काला, शुक्रतार कालोकित आकाश और नीचे निस्तब्ध शांति जो दरख्तों की पत्तियों में भटकने वाले पवन की क्रीड़ा में गा उठती थी। युवक ऐसी लंबी एकांत रात में अर्धप्रचित नगर की राह में अनुभव कर रहा था कि मानो नग्न आसमान, मुक्त दिशा और एकाकी स्वपचारी सौंदर्य के उत्साह सा, व्यक्ति निरपेक्ष मस्त आत्मधारा के खुमार सा,
नित्य नवीन चांद से लाखों शक्तिधाराएं फूटकर नवयुवक के हृदय में मिल रही हों। नग्न ठंडे पाषाण आसमान और चांद की भांति ही उसी प्रकार उसका हृदय नग्न और शुभ्र शीतल हो गया है। द्रव्य की गतिमय धारा ही उसके हृदय में बह रही है। पाषाण जिस प्रकार प्रकृति का अविभाज्य अंग है, मनुष्य प्रकृति पर अधिकार करके भी अपने रूप से उसका अविभाज्य अंग है। चांद धीरे धीरे आसमान में ऊपर सरक रहा था। वृक्षों का मरमर रात के सुनसान अंधेरे में स्वप्न की भांति चल रहा था, परस्पर विरोधी विचित्र गति ताल के संयोग सा। जो छाया 2 कदम पीछे चल रही थी, वह नवयुवक के साथ हो गई। नवयुवक ने देखा कि सफेद नाजुक लाठी के हिलते त्रिकोण पर चांद की चांदनी खेल रही है। लंबी और सुरेख नाक की नाजुक कगार पर चांद का टुकड़ा चमक रहा है, जिससे मुंह का करीब करीब आधा भाग छायाच्छन्न है, और 2 गहरी छोटी आंखें चांदनी और हर्ष से प्रतिबिंबित है। उस वृद्ध मौलवी के चेहरे को देखकर नवयुवक को D.H. लॉरेंस का चित्र याद आ गया। उस अर्धवृद्ध ने आते ही अपनी ठेठ प्रकृति से उत्सुक होकर पूछा, आप कहाँ रहते हैं? वृद्ध के चेहरे पर स्वाभाविक अच्छाई हंस रही थी। इस नए शहर के, यद्यपि नवयुवक 5 साल पहले यहीं रहता था। अजनबीपन में उसे इस मौलवी का स्वाभाविक अच्छाई से हंसता चेहरा प्रिय मालूम हुआ। उसने कहा, मैं इस शहर से भली भांति वाकिफ नहीं हूँ। सराय में उतरा हूँ। नींद आ रही थी, इसलिए बाहर निकल पड़ा हूँ। होटल में बैठा हुआ ये वृद्ध मौलवी सैयद से हार गया था, मानो उसकी विद्वत्ता भी हार गई थी। इस हार से मन में उत्पन्न हुए अभाव और आत्मलीन जलन को वो शांत करना चाहता था। सैयद साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, हम लोगों पर उनकी बड़ी मेहरबानी है। नवयुवक ने बात काट कर पूछा, आप कहाँ काम करते हैं? मैं मस्जिद मदरसे में पढ़ाता हूँ। जी हाँ, गुजर करने के लिए काफी हो जाता है। उसकी आंखें सहसा म्लान हो गई और वह चुप होकर गर्दन झुकाकर नीचे देखने लगा। फिर कहा, जी हाँ, 10 साल पहले शादी हो चुकी थी। मालूम नहीं था कि वो गहने समेट करके चंपत हो जाएगी। तब से इस मस्जिद में हूँ। युवक ने देखा कि बूढ़ा एक ऐसी बात कह गया है जो एक अपरिचित से कहना नहीं चाहिए। बूढ़े ने कुछ ज्यादा नहीं कहा, परंतु इतने नैकटी की बात सुनकर युवक की सहानुभूति के द्वार खुल गए। उसने बूढ़े की सूरत से ही कई बातें जान ली। वही दुख जो किसी न किसी रूप में प्रत्येक कुचले मध्यवर्गीय के जीवन में मुंह फाड़े खड़ा हुआ है। जी हाँ, मस्जिद में 5 साल हो गए, 15 रुपया मिलते हैं, गुजर कर लेता हूँ। लेकिन अब मन नहीं लगता, दुनिया सुनी सुनी सी लगती है। इस लड़ाई ने एक बात और पैदा कर दी है, दिलचस्पी। रेडियो सुनने में कभी नागा नहीं करता। रोज कई अखबार टटो लेता हूँ। जी हाँ, एक नई दिलचस्पी। किताब पढ़ने का मुझे शौक जरूर है, पर मैं तालीम याफ्ता हूँ नहीं, तो गर्जे की समझ में नहीं आती। बूढ़ा अपनी नर्म रेशमी सितार के हल्के तारों की गूंज सी आवाज में कहता जा रहा था। बातें मामूली तथ्यात्मक थीं, परंतु उनके आसपास भावना का आलोक वलय था। उसकी जिंदगी में आहत भावनाओं की जो तर्कहीन शक्ति थी, वह उसकी बातों की साधारणता में अपूर्व वैयक्तिक रंग भर देती थी। युवक को ये अच्छा लगा, प्रिय मालूम हुआ। एक क्षण में उसने अपनी सहानुभूति की जादुई आंख से जान लिया कि कोई असंगत, अजीब मस्जिद होगी, जहां रोज चुपचाप लोग यंत्र चालित सी कतार में प्रार्थना पढ़ते होंगे, और उसकी सूनी खाली दूसरी मंजिल पर ये असंतुष्ट और जीवनपूर्ण अर्धवृद्ध छोटे छोटे मैले कुचैले लड़के लड़कियों को दोपहर में पढ़ाता होगा। अपने लड़कों की ऊधम से परेशान माँ बाप उन्हें काम में जुटाए रखने के लिए मदरसे में भेज देते होंगे, और ये अन्य भाव से पढ़ाता होगा, और अपनी जिंदगी, दुनिया और दोपहर का सारा क्रुद्ध सूनापन इसके दिल में बेचैनी से तड़पता होगा। उसने मौलवी से पूछा, अब की उम्र क्या होगी? युवक ने देखा कि मौलवी को ये सवाल अच्छा लगा। उसका चेहरा और भी कोमल होता सा दिखाई दिया। उसने कहा, सिर्फ 40, यद्यपि मैं 50 साल के ऊपर मालूम होता हूँ। अजी, इन 5 सालों ने मुझको खा डाला।
फिर भी मैं कमजोर नहीं हूँ, काफी हट्टा-कट्टा हूँ। मौलवी ये सिद्ध करना चाहता था कि अभी वह युवक है। जीवन की स्वाभाविक, स्वातंत्र्यण, उच्छृंखल आकांक्षा शक्तियाँ उसके शरीर में तारल्य भर देती थी। उसके चलने में, बातचीत में वह अंतिमता नहीं थी जो शैथिल्य और उदासी में पक्वता का आभास पैदा कर देती है। उसने 40 ठीक कहा था और नवयुवक को भी उसकी बात पर अविश्वास करने की इच्छा न हुई। ओफ़ो, तो आप जवान हैं। युवक ने थमकर आगे कहा, तो आपका दिमाग लड़ाई पर जरूर चलता होगा। अरे साहब, कुछ न पूछिए, सैयद साहब मुझसे परेशान हैं। आप कौमी जंग पढ़ते हैं? आपके होटल में तो मैंने अभी ही देखा है। कौमी जंग तो हमारी मस्जिद में भी आता है। हमारे सबसे बड़े मौलवी परजा मंडल के कार्यकर्ता है। जमीयतुल उलेमा हिंद के मुअज्जिज है, वही के उलेमा है। सब तरह के अखबार खरीदते हैं। यहाँ उन्होंने मुस्लिम फॉरवर्ड ब्लॉक खोल रखा है। युवक को यहाँ की राजनीति में उलझने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी उससे अलग रहने की भी कोई इच्छा नहीं थी। इतने में एक गली आ गई जिसमें मुड़ने के लिए मौलवी तैयार दिखाई दिया। युवक ने सिर्फ इतना ही कहा, किताबों के लिए हम आपकी मदद करेंगे। अब तो मैं यहाँ हूँ कुछ दिनों के लिए। कहाँ मुलाकात होगी आपसे? सैयद साहब की होटल में। जी हाँ, सुबह और शाम। मौलवी साहब के साथ युवक का कुछ समय अच्छा कटा। वह कृतज्ञ था। उसने धन्यवाद दिया नहीं। उसकी जिंदगी में न मालूम कितने ही ऐसे आदमी आए हैं जिन्होंने उस पर सहज विश्वास कर लिया, उसकी जिंदगी में एक निर्वैयक्तिक गीलापन प्रदान किया। जब कभी युवक उन पर सोचता है, उनके झरनों ने उनकी जिंदगी को एक नदी बना दिया। उनमें से सब एक सरीखे नहीं थे और न उन सबको उसने अपना व्यक्तित्व दे दिया था, परंतु उनके व्यक्तित्व की काली छायाओं, कंटकों और जलते हुए फास्फोरिक द्रव्यों, उनके दोषों से उसने नाक भौं नहीं सिकोड़ी थी। अगर वो स्वयं कभी आहत हो जाता तो एक बार अपना धुआं उगल चुकने के बाद उनके व्रणों को चूमने और उनका विष निकाल फेंकने के लिए तैयार होता। उनके व्यक्तित्व की बारीक से बारीक बातों को सहानुभूति के माइक्रोस्कोप, बृहदर्शक ताल से बड़ा करके देखने में उसे वही आनंद मिलता था जो कि एक डॉक्टर को, और उसका उद्देश्य भी एक डॉक्टर का ही था। उसमें का चिकित्सक एक ऐसा सीधा सादा हकीम था जो दुनिया की पेटेंट दवाइयों के चक्कर में ना पड़कर अपने मरीजों से रोज सुबह उठने, व्यायाम करने, दिमाग को ठंडा रखने और उसको 2 पैसे की 2 पुड़िया शहद के साथ चाट लेने की सलाह देता था। सहानुभूति की एक किरण, एक सहज स्वास्थ्यपूर्ण निर्विकार मुस्कान का चिकित्सा संबंधी महत्व सहानुभूति के लिए प्यासी लंगड़ी दुनिया के लिए कितना हो सकता है, यह वह जानता था। इसलिए वह मतभेद और परस्पर पैदा होने वाली विशिष्ट विसंवादी कटुताओं को बचाकर निकल जाता था। वह उन्हें जानता था और उसकी उसे जरूरत नहीं थी। दुनिया की कोई ऐसी कलुषता नहीं थी जिस पर उल्टी हो जाए सिवा विस्तृत सामाजिक शोषणों और उनके उत्पन्न दंभों और आदर्शवाद के नाम पर किए गए अंध अत्याचारों, यांत्रिक नैतिकताओं और आध्यात्मिक अहंताओं की तानाशाहियों को छोड़कर दुनिया के मध्य वर्गीय जनों के अनेक विषयों को चुपचाप वह पी गया था और राह देख रहा था सिर्फ क्रांति शक्ति की। परंतु इससे उसको एक नुकसान भी हुआ था। व्यक्ति उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, व्यक्तित्व अधिक, चाहे वो व्यक्तित्व मामूली ही हो, और वह भी तभी जब तक उसकी जिज्ञासा और उष्णता का तालाब सूख न जाए। उसकी उष्णता का दृष्टिकोण भी काफी अमूर्त था, क्योंकि उसके व्यक्तित्व का उद्देश्य अमूर्त था। इसलिए अपने आप में व्यक्ति उससे यदाकदा छूट जाता था, सिवा उनके जो उसकी धड़कनों और रक्त के साथ मिल गए हैं। हकीम मरीजों को फौरन भूल जाते हैं और मजे के लिए और मर्ज के साथ साथ वे याद आते हैं। परिणामत उसकी सहज उष्णता पाकर व्यक्ति उसके साथ एक हो जाते, अपने को नग्न कर देते और फिर उससे नाना प्रकार की अपेक्षाएं करने लगते जो संभव होना असंभव था। मौलवी जब गली में मुड़ कर गया तो युवक की आंखें उस पर थीं। मौलवी का लंबा, दुबला और श्वेत वस्त्रवृत सारा शरीर उसे एक चलता फिरता इतिहास मालूम हुआ। उसकी दाढ़ी का त्रिकोण, आँखों की चपलचमक
और भावना शक्तियों से हिलते कपोलों का इतिहास जान लेने की इच्छा उसमें दुगनी हो गई। तब सड़क के आधे भाग पर चांदनी बिछी थी और आधा भाग चंद्र के तिरछे होने के कारण छाया छन्न होकर काला हो गया था। उसका कालापन चांदनी से अधिक उठा हुआ मालूम हो रहा था। युवक के सामने समस्याएं दो थीं, एक आराम की, दूसरी आराम के स्थान की। और दो रास्ते थे, एक कि रात भर घुमा जाए, रात के समाप्त होने में सिर्फ 3.5 घंटे थे, और दूसरे स्टेशन पर कहीं भी सो लिया जाए। कुछ सोच विचार कर उसने स्टेशन का रास्ता लिया। उसके शरीर में 3 दिन के लगातार श्रम की थकान थी और उसके पैर शरीर का बोझ ढोने से इनकार कर रहे थे। परंतु जिस प्रकार जिंदगी में अकेले आदमी को अपनी थकान के बावजूद भोजन खुद ही तैयार करना पड़ता है, तभी तो पेट भर सकता है, उसी प्रकार उसके पैर चुपचाप अपने दुख की कथा अपने से ही कहते हुए अपने कार्य में संलग्न थे। उसको एक बार मुड़ना पड़ा। वह एक कम चौड़ा रास्ता था, जिसके दोनों ओर बड़ी बड़ा अट्टालिकाएं चुपचाप खड़ी थी। जिसके पैरों नीचे बिछा हुआ रास्ता 2 पहाड़ियों में से गुजरे हुए रास्ते की भांति गड्ढे में पड़ा हुआ मालूम होता था। बाईं ओर की अट्टालिकाओं के ऊपरी भाग पर चांदनी बिछी हुई थी। थकान से शून्य मन में नींद के झोंके आ रहे थे, परंतु एक डर था पुलिस वाले का, जो अगर रास्ते में मिल जाए, जो उसके संदेहों को शांत करना मुश्किल है। डर इसलिए भी अधिक है कि रास्ता अंधेरे से ढका हुआ है। सिर्फ अट्टालिकाओं पर गिरी हुई चांदनी के कुछ कुछ प्रत्यावर्तित प्रकाश से रास्ते का आकार सूझ रहा है। मन में शून्यता की एक और बाढ़, नींद का एक और झोंका। रास्ता दोनों ओर से बंद होने के कारण शीत से बचा हुआ है, उसमें अधिक गर्मी है। युवक कैसे तो भी चल रहा है, नींद के गर्म लिहाफ में सोना चाहता है। नींद का एक और झोंका, मन में शून्यता की एक और बाढ़। युवक के पैरों में कुछ तो भी नर्म लगा, अजीब, सामान्यत, अप्राप्य, मनुष्य के उष्ण शरीर सा कोमल। उसने 2-3 कदम और आगे रखे और उसका संदेह निश्चित में परिवर्तित हो गया। उसका शरीर कांप गया, उसकी बुद्धि, उसका विवेक कांप गया। वह यदि कदम नहीं रखता है तो एक ही शरीर पर, न जाने वो बच्चे का है या स्त्री का, बूढ़े का या जवान का, उसका सारा वजन एक ही पर जा गिरे। वह क्या करे? वह भागने लगा एक किनारे की ओर, परंतु कहां तक आदमी सोए हुए थे। उसके शरीर की गर्म कोमलता उसके पैरों से चिपक गई थी। वहीं एक पत्थर मिला, वो उस पर खड़ा हो गया, हफ्ता हुआ। उसके पैर कांप रहे थे। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था, परंतु अंधेरे के उस समुद्र में उसे कुछ नहीं दिखा। ये उसके लिए और भी बुरा हुआ। उसका पाप यूं ही अंधेरे में छिपा रह जाएगा। उसकी विवेक भावना सिटपिटाकर रह गई। उसको ऐसा धक्का लगा कि वो संभलने भी नहीं पाया। वह पुण्यात्मा विवेक शक्ति केवल कांप रही थी। युवक के मन में एक प्रश्न बिजली के नृत्य की भांति मुड़कर मटक मटक कर घूमने लगा। क्यों नहीं इतने सब भूखे भिखारी जगकर, जागृत होकर उसको डंडे मारकर चूर कर देते हैं? क्यों उसे अब तक जिंदा रहने दिया गया? परंतु इसका जवाब क्या हो सकता है? वो हारा सा सड़क के किनारे किनारे चलने लगा, मानो उस गहरे अंधेरे में भी भूखी आत्माओं की हजार आंखें उसकी बुझदिली, पाप और कलंक को देख रही हों। स्टेशन की ओर जाने वाली सीधी सड़क मिलते ही युवक ने पटरी बदल ली। लंबी सीधी सड़क पर चांदनी आधी नहीं थी, क्योंकि दोनों ओर अट्टालिकाएं नहीं थी। केवल किनारे पर कुछ कुछ दूरियों से छोटे छोटे पेड़ लगे हुए थे। मौन शीतल चांदनी सफेद कफन की भांति रास्ते पर बिछती हुई 2 क्षितिजों को छू रही थी। एक विस्तृत शांत खुलापन युवक को ढक रहा था और उसे सिर्फ अपनी आवाज सुनाई दे रही थी, पाप, हमारा पाप, हम ढीले ढाले, सुस्त, मध्यवर्गीय आत्मसंतोषियों का घोर पाप। बंगाल की भूख हमारे चरित्र विनाश का सबसे बड़ा सबूत। उसकी याद आते ही जिसको भुलाने की तीव्र चेष्टा कर रहा था, उसका हृदय कांप जाता था और विवेक भावना हाफने लगती थी। उस लंबी सुदीर्घ श्वेत सड़क पर वो युवक एक छोटी सी नगण्य छाया होकर चला जा रहा था। आप सुन रहे थे गजानन माधव मुक्तिबोध की कहानी अंधेरे में।